प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान पुनर्जागरण जो कि हम पिछले 3 व्याख्यान से कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में चौथा व्याख्यान है। इससे पहले हमने पुनर्जागरण की परिभाषा की थी, उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि की थी, पुनर्जागरण का अर्थ किया, परिभाषा की, उसके विशेषताएं की, और इससे पहला जो व्याख्यान था उसमें हमने पुनर्जागरण के कारण किए थे। कारण जिसमें था कि कुछ ऐसी खास विशिष्ट घटनाएं हुई, जैसे कि धर्म युद्ध जो कि लगभग 300 साल तक चला ईसाई और इस्लाम में, कागज़ का जो आविष्कार हुआ, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ, मंगोल साम्राज्य, आर्थिक परिवर्तन, स्कॉलास्टिक विचारधारा, ये कुछ पुनर्जागरण के हमने वो किए थे उसमें, जो कि कारण, जो पुनर्जागरण के कारणों के रूप में हमने इनको किया। आज हम कर रहे हैं कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से होता है, जबकि यूरोप में और भी देश थे। यूरोप में बड़े जो बाद में हम जिन देशों की बड़ी ताकत देखने को हमें मिलती है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, कितने ही ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रिया है, सॉरी, वहाँ कहीं भी पुनर्जागरण प्रारंभ नहीं हो सका, और इटली में ही क्यों हुआ, यह आज का हमारा जो टॉपिक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। पुनर्जागरण की आंतरिक विचार ज्योति, हम यूँ कहें कि सबसे पहले इटली के नगरों में आलोकित हुई, और अच्छी लैंग्वेज में कहें प्रदीप्त हुई, कि ज्ञान की जो ज्योति है वो सबसे पहले वहाँ जली। उसके बाद उसकी रोशनी यूरोप के अन्य देशों में फैली, संक्रमित हुई। इटली वह प्रवेश द्वार था, एंट्री गेट, एंट्रेंस, जिसके माध्यम से पुनर्जागरण की लहरें यूरोप में प्रविष्ट हुई। सबसे पहले इटली में हुआ, और फिर इटली से यूरोप के अन्य देशों में पुनर्जागरण जो है वहाँ से फैल गया। तो स्वाभाविक प्रश्न इतिहास के विद्यार्थी के मन में यहाँ पर उठता है कि इटली की भूमि पर ही पुनर्जागरण के बीज सबसे पहले प्रस्फुटित क्यों हुए। तो उसके कुछ कारण हैं, और ये जो सारी चर्चा है, हम 5 कारणों में इस चर्चा को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपन इन 5 कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला है इटली की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक अनुकूलता। भौगोलिक दृष्टि से इटली को यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अनेक लाभ थे। भौगोलिक निकटता की सुविधा के कारण इटली पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के मध्य बढ़ती हुई व्यापारिक गतिविधियों का एक केंद्र बन गया। यानी इधर से जो एशिया और अरब के लोग जो व्यापार कर रहे हैं, उधर से इसके यूरोप के लोग, तो उनका जो एक जंक्शन बना, एक स्टेशन बना, एक सेंटर बना, वो इटली बना, क्योंकि इटली लगभग इन दोनों के को सूट कर रहा था रास्ते से, और वहाँ ये केंद्र इसलिए बना। नवीन आर्थिक समृद्धि का पहला जाम इटली के व्यापारियों ने पिया, क्योंकि जब वहाँ व्यापार फल फूल रहा था तो प्रॉस्पेरिटी आई, संपन्नता आई, व्यापारी जो है धनिक हो गए। तो जो पहला जो स्वाद है समृद्धि का, वो इटली के व्यापारियों ने चखा। इसी प्रकार पूर्वी देशों से आने वाले
नवीन विचारों को भी सर्वप्रथम इटली ने ग्रहण किया। धर्म युद्धों से, क्योंकि व्यापारी यदि यहाँ आ रहे हैं सबसे पहले पूर्वी देशों से, तो फिर विचारक भी इधर पहुँचेंगे, इसी जगह पहुँचेंगे जब स्टेशन ये समृद्धि यहाँ पर है, यहाँ जब सारी फैसिलिटीज़ है, तो चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, वो यहीं आके बसना चाहेगा। तो वो जो नवीन विचार है वो भी सबसे पहले इटली ने ग्रहण किया। धर्म युद्धों से लौटने वाले यूरोप के जो सैनिक हैं वो सबसे पहले इटली के नगरों में रुकते थे। उधर से आ रहे हैं तो सबसे पहले इटली पड़ रहा है, वहाँ वो रुक रहे हैं। 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो वहाँ से भागने वाले बहुत से यूनानी लेखक, कलाकार, इन्होंने भी इटली के नगरों में शरण ली। पुनर्जागरण के लेखकों ने मुख्य प्रेरणा प्राचीन यूनानी संस्कृति से ग्रहण की और इटली के नगर यूनानी संस्कृति के बचे हुए अवशेषों के निकटतम थे, क्योंकि यूनान यहाँ से अधिक दूर नहीं था, उसका प्रभाव यहाँ तक था। इटली यूरोप में अपनी भौगोलिक विशिष्टता के कारण पुनर्जागरण के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का आधार बिंदु बन गया। लेकिन सिर्फ भौगोलिक अनुकूलता ने ही इटली को पुनर्जागरण का अग्रदूत नहीं बनाया। इसकी पृष्ठभूमि में कुछ और बातें भी थी, वो अपन अलग से जो आगे जो कारण आ रहे हैं उनमें करेंगे। दूसरा कारण इटली की सांस्कृतिक विशिष्टता। पहला था भौगोलिक विशिष्टता, अब है सांस्कृतिक विशिष्टता। पुनर्जागरण युग के लेखक और कलाकार, इन्होंने प्राचीन यूनान की संस्कृति के साथ साथ प्राचीन रोम की संस्कृति से भी प्रेरणा ग्रहण की थी। इटली स्वयं प्राचीन रोमन संस्कृति की जन्मभूमि एवं केंद्र बिंदु था। रोमन संस्कृति का जो सारा जो सौंदर्य था इसी भूमि पे तो कभी बिखरा हुआ था। वो ठीक है समय के साथ विलुप्त हो गई, लेकिन स्थान वो यही था। अतः पुनर्जागरण के अंकुरित होने के लिए अपनी इस विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण इटली की भूमि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक उर्वर थी। उर्वर केवल ऐसे नहीं कोई खेतीबाड़ी के लिए उर्वर, बात यहाँ पर बौद्धिक हो रही है, बात यहाँ पर इंटेलेक्चुअलिटी की हो रही है, थॉट प्रोसेस की हो रही है, नवीन विचारों की हो रही है। तो अपने प्राचीन पर गौरव करने का एक कारण इनके पास में मौजूद था। और जब नवीन विचार आए तो पहले से चूंकि ये इतने एक संपन्न संस्कृति रह चुकी थी तो इनको ग्रहण करने में कठिनाई नहीं हुई। इटली में प्राचीन सभ्यता का कभी भी पूर्ण विनाश नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि जो रोमन जो सभ्यता थी वो बिल्कुल कोई ऐसे किसी खंडरों के अंदर दब गई थी और एक ब्रेक आ गया था। ऐसा नहीं, पूर्ण विनाश नहीं हुआ था, कुछ वहाँ पर अभी था। और जब उस कुछ के साथ में और कुछ मिला तो वहाँ पर फिर बहुत कुछ घटित हुआ। मठों में बहुत सारा जो लैटिन लिटरेचर था वो छिपा पड़ा था, मठ यानी चर्च। और प्राचीन यूरोप के बहुत से महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं वो भी अभी खड़ी हुई थी। इटली ईसाई जगत का भी केंद्र था, क्योंकि वहाँ रोम में पोप का निवास और साम्राज्य था। पुनर्जागरण की भावना के उदय की दृष्टि से यह एक सही स्थान था और इसका लाभ, इसका सांस्कृतिक लाभ इटली को एक अन्य दृष्टि से भी मिला।
कुछ पॉप इतने कट्टर नहीं थे। उन्होंने साहित्य के विकास में अभिरुचि प्रदर्शित की। उन्होंने इंटरेस्ट उनका उसमें आया, खासकर जब ऐसे जब पॉप की बात होती है, जो कि एक नवीनता को स्वीकार करने की जो बात है, एक विकास वाले विचारों की बात है, तो पोप निकोलस पंचम का नाम लेना बहुत अनिवार्य है। निकोलस पंचम ने 15वीं शताब्दी में वेटिकन में एक पुस्तकालय की स्थापना की एवं संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया। प्राकांतर से इन गतिविधियों ने पुनर्जागरण की आंतरिक भावना के विकास में योगदान दिया। तो इटली की जो सांस्कृतिक स्थिति थी वो बिल्कुल नए विचारों के अनुकूल थी। तीसरा कारण, आर्थिक समृद्धि। पूर्वी देशों एवं यूरोप के मध्य होने वाले एक बड़ा व्यापार था, उसका मुख्य मध्यवर्ती केंद्र होने का जो लाभ है वो इटली को मिला, क्योंकि जब लाव, लश्कर, लंगर और ये व्यापारियों के जो हैं बंजारों के बड़े बड़े वो जो चलते थे डेरे, वो सब वहाँ आराम करने के लिए रुकते। तो वो जो एक इटली की भौगोलिक स्थिति हमने पहले भी चर्चा की, यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत वहाँ पर क्योंकि समृद्धि पहले आ गई तो वो व्यापार का केंद्र पहले बना। यह आर्थिक समृद्धि इटली में पुनर्जागरण की भावना के शीघ्र उत्कर्ष में बड़ी सहायक रही। एक तो यहाँ नव धनाढ्य वर्ग उत्पन्न हुआ जो अपनी आर्थिक संपन्नता के बलबूते पर स्वतंत्र जीवन शैली का अनुगामी हो गया। स्वतंत्र जीवन शैली का अनुगामी यानी कि अब उसके ऊपर चर्च का जो एक पहले मानव पर चर्च का वो रहता था, अब चर्च का उसके ऊपर कोई एकाधिकार नहीं है। अब उसने उसको चुनौती दे डाली, अब वो चर्च की बात मानने को तैयार नहीं है। इस नवधनाढ्य वर्ग ने मानववादी कलाकारों, साहित्यकारों को बड़ा संरक्षण दिया। मानववाद का संबंध मानव के प्रत्यक्ष लौकिक और भौतिक उत्कर्ष से था। लौकिक यानी कि ये लोक, परलोक नहीं, मृत्यु के बाद का लोक नहीं, मृत्यु से पहले ये लोक जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें उसका जीवन सुविधापूर्ण बने, आनंदपूर्ण बने, इस पर ध्यान दिया। दूसरी दृष्टि से हम मानववाद, चर्च के आधिपत्य को एक जो है चुनौती थी और वो धर्माधिकारियों के नियंत्रण को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो इटली के जो नव अभिजात वर्ग की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का सबसे जीवंत और जो क्रियाशील प्रतिनिधि था वो इटली था। किसका? जो ये नवधनाढ्य वर्ग है, ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये जो कलाकार हैं, ये जो साहित्यकार हैं, इन सब के लिए इटली बहुत एक पसंदीदा स्थान था। दूसरा, जब यहाँ व्यापारिक समृद्धि हुई तो इसके कारण यूरोप के इटली में नए नगरों का तेजी से विकास हुआ, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, नेपल्स। हमने चर्चा की थी इससे पहले के व्याख्यान में। ये जो सब नगर हैं पुनर्जागरण की नव सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। पुनर्जागरण युग में इटली का सबसे समृद्ध एवं तेजी से विकसित होने वाला जो नगर था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस की प्रगति 3 क्षेत्रों पर आधारित थी: बैंकिंग, कॉमर्स और इंडस्ट्री, यानी बैंक, वाणिज्य और उद्योग। इतिहासकार एपी सेन के शब्दों में समूचे यूरोप में फ्लोरेंस के बैंकिंग सिस्टम का कोई
जवाब नहीं था। मिलान, एविग्नन, लॉयंस, पेरिस, बर्गस और लंदन, सभी जगह ये इससे आगे नहीं थे, वो सब इससे पीछे थे। और इसका भी इटली को बड़ा लाभ मिला। पुनर्जागरण युग के बहुत सारे जो कलाकार हैं वो भी फ्लोरेंस से जुड़े हुए थे, जिसमें लियोनार्डो का नाम, माइकल एंजेलो का नाम, दांते, पेट्राक जो कि मानवतावादी का जनक था, बुकासियो, मैकियावेली, इन सब का जो संबंध है वो भी फ्लोरेंस नगर से रहा। अब देखिए, जहाँ इतने बड़े कलाकार और साहित्यकार हो, उस नगर या उस राज्य या उस देश की उन्नति क्यों नहीं होगी? क्योंकि विचार की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट सामाजिक स्थिति की, जो कि इटली की थी। चौथा कारण, यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अपनी कुछ विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इटली में सामाजिक वर्गों का विकास एक अलग तरीके से हुआ, जिसके कारण इटली में सामंतवादी व्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो पाई। जैसा यूरोप के अन्य देशों में मैनार सिस्टम था, जागीरदारी प्रणाली थी, सामंत व्यवस्था थी, वो इटली के अंदर कमज़ोर थी। सामंतवादी व्यवस्था पुनर्जागरण के विकास में एक प्रमुख बाधक तत्व या रोड़ा थी। इटली के सामाजिक जीवन में विभिन्न वर्गों के मध्य अलगाव की रेखाएं कट्टरता से नहीं खिंची हुई थी, बड़ी धुंधली रेखाएं थीं। बल्कि इतना ही नहीं, उनमें एक स्वस्थ नागरिक चेतना के भी संकेत जो है इतिहासकारों ने जो लिखा है वो उसके आधार पर वहाँ की जो नागरिक चेतना है, बड़ी स्वस्थ नागरिक चेतना के संकेत हमें इटली से मिलते हैं। इटली के पुनर्जागरण के उदय एवं विकास की प्रक्रिया में विषम सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिरोध उतना अधिक नहीं था जितना यूरोप के अन्य क्षेत्रों में रहा होगा। उसकी अपेक्षा इटली में वहाँ से कुछ उदारवाद जो है वो अधिक था। पांचवा कारण, अंतिम कारण, इटली के नगर राज्य। इटली के कुछ जो नगर हैं वो नगर जैसे कि फ्लोरेंस, जैसे कि वेनिस, ये स्वतंत्र राज्यों के रूप में विकसित हो गए। अपने आप में ये जो नगर है एक स्टेट के रूप में डेवलप हो गए और उनमें जनतंत्रवादी, ठीक है, डेमोक्रेटिक, थियोक्रेटिक नहीं, मोनार्की भी नहीं, जनतंत्रवादी, राजतंत्रवादी नहीं, जनतंत्रवादी प्रवृत्तियां जो हैं उनका भी विकास होने लगा। अब जिन नगरों के अंदर इतने प्रबुद्ध लोग रहते हों और इतनी संख्या में रहते हों, तो वहाँ फिर भला रूढ़िता कितने दिन चलेगी? रूढ़िता कितने दिन वहाँ पर सांस ले सकेगी, जहाँ ऐसे लोग रहे हों जिनके नाम हमने पहले लिए, लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, दांते, पेट्राक, बुकासियो, मैकियावेली, ऐसे ऐसे लोग जहाँ रह रहे हैं, वहाँ जनतंत्रवादी प्रवृत्तियों का विकास होना स्वाभाविक था। इन नगर राज्यों पर सम्राट एवं पोप का नियंत्रण अपेक्षाकृत बहुत ढीला था। ये नगर राज्य पुनर्जागरण की उद्घोषणा के आरंभिक एवं प्रमुख जो है ये केंद्र बन गए। तो विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से 5 कारण थे इटली में पुनर्जागरण क्यों प्रारंभ हुआ। क्योंकि इटली की भौगोलिक स्थिति ऐसी कि वो पूर्व के देशों और पश्चिम के देशों के बीच में,
वहाँ पर व्यापारियों के जो काफिले आएंगे वो भी वहाँ रुकेंगे आराम करने के लिए। व्यापारी वहाँ आके रुक रहे हैं। कुस्तुनतुनिया से यदि विद्वान वहाँ से जान और अपने ज्ञान को छुपाकर बचाकर लेके आ रहे हैं तो वो भी सबसे पहले इटली में पहुँच रहे हैं। तो इटली पूर्व से हर आने वाला सबसे पहले इटली आ रहा है और व्यापार का भी ये केंद्र बन गया। फिर इटली की अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताएं, जहाँ पर कभी ऐसी बड़ी रोमन सभ्यता रही हो उसका जो प्रभाव है, उसका जो वहाँ से जो रोमन सभ्यता के जो वाइब्रेशंस हैं, जो उसकी ब्यूटी के, वो अभी तक लोगों तक पहुँच रहे हैं। अभी तक उसका एहसास है, अभी तक उसका अनुभव है, अब उस पर गौरव करते हैं। वो जो उनकी स्थिति थी। फिर इटली के अंदर जो आर्थिक समृद्धि आई, आर्थिक समृद्धि से जो है वहाँ नए नगर राज्यों का जो निर्माण हुआ और इटली की सामाजिक स्थिति। ये कुछ ऐसी बातें थी जो इटली को यूरोप के अन्य देशों से अलग करती थी। ये ऐसी बातें हैं जो इटली को एक विशिष्टता प्रदान करती थी। ये ऐसी बातें हैं जिनके कारण इटली में नवीन तत्व, पहले से भी रोमन संस्कृति जो थी, हालांकि वो बीच में उसका प्रभाव कम हो गया था, उसकी अपनी एक थाती थी, एक धरोहर उनके पास में थी और नवीन विचारों को सुगमता से ये ग्रहण कर रहे थे। और जो कोई ऐसा आ रहा था, कोई प्रोफेसर, कोई आर्टिस्ट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, उन सब के लिए यहाँ पर स्पेस था, उनका सम्मान था, उनको संरक्षण दिया जा रहा था, उनको अवार्ड किया जा रहा था, उनको सुविधाएं दी जा रही थी। और इटली के जो ये नगर हैं, बड़े दुनिया के उस समय के बड़े खूबसूरत नगर थे। लोग इन नगरों को देखने की एक सपना एक लोगों के द्वारा उनके मस्तिष्क में उस समय में जो है वो पाला जाता था। तो इतनी ये जो विशिष्टताएं थीं, इनके कारण इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ, क्योंकि ये विशिष्टताएं यूरोप के अन्य देशों के पास में नहीं थी, ना इंग्लैंड के पास में, ना फ्रांस के पास में, ना जर्मनी के पास में, ना ऑस्ट्रिया के पास में, ना स्वीडन के पास में, ना स्विट्जरलैंड के पास में, किसी देश के पास में ये विशेषताएं नहीं थीं जो विशेषताएं इटली के पास थी। इसलिए पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।